हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपीएसआई की तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और इस क्रम में आज हम जीके जीएस का सेट 9 लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कह रहा है, ये यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है और पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है। ऑप्शंस हैं बिरहा, रसिया, चैती या फिर कजरी। तो कौन सा गीत गाया जाता है इनमें से? तो बात करें हम ऑप्शन डी की, कजरी। कजरी गाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ये कब? बारिश के मौसम में। अच्छा, ये कजरी स्पेशली कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में गाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर। कजरी कहाँ पे गाया जाता है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर। बिरहा कहाँ का है? तो पूर्वांचल में। प्रश्न पूछा है, बहुत बार पूछा गया है कि बिरहा कहाँ पे होता है, तो बिरहा जो है पूर्वांचल में होता है। रसिया कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। रसिया ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है यह रसिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत, आपको यहाँ पे उनका नाम भरना है कि प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। देखिए प्रश्न कितना घुमाकर पूछा गया है। सिर्फ आपको पूछा क्या है इसमें कि देवा मेला कहाँ पे लगता है और किसके उर्स पे, यानी कि किसके मज़ार पे लगता है यह देवा मेला। इस देवा मेला को एक और नाम से हम बुलाते हैं देवा शरीफ मेला। ठीक है, ये इसको हम देवा शरीफ मेला भी कहते हैं। याद रखिएगा कि देवा मेला को देवा शरीफ मेला कहते हैं। और यह प्रसिद्ध कौन से सूफी संत हैं जिनके उर्स पर हमेशा जो है प्रतिमा कहाँ पे आयोजित होता है यह? तो प्लेस का नाम याद रखिए, बाराबंकी में। तो यह है निज़ामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर सलीम चिश्ती। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, वारिस अली शाह। सूफी संत वारिस अली शाह के उर्स पर प्रत्येक माह जो है कार्तिक के महीने में बाराबंकी में देवा मेला या देवा शरीफ मेला का क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। 3-4 फैक्ट हैं इसमें, आप याद रखेंगे सारी चीज़ों को। तीसरा प्रश्न है कि भारत में किस राज्य के सभी घरों में, ठीक है, भारत के किस राज्य के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण करना अनिवार्य है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के घरों पर जो है पानी को, यानी कि बारिश के पानी को स्टोर करना, संग्रहण करना मतलब स्टोर करना अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो वह राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो है छतों पर घर के पानी को स्टोर करना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में जो कृषि विधि कौन सी है खेती की? झूम कृषि। और इस झूम कृषि को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? आपसे यह पूछा गया है। रोका है, पेंडा है, दहिया है, दहिया या फिर कुरुआ। देखिए दहिया को कहीं कहीं डाहिया भी लिखा रहता है, इसी चीज़ सेम चीज़ को डाहिया भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो रोका कहाँ पे हम बात करें रोका की, तो यह रोका जो है ब्राज़ील में, झूम खेती ही है लेकिन ये ब्राज़ील में इसको हम रोका के नाम से बुलाते हैं। पेंडा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में पेंडा बुलाते हैं। कहाँ पे पेंडा? आंध्र प्रदेश में, साउथ में मोस्टली आंध्र प्रदेश में से पेंडा बुलाया जाता है। और बात करें कि मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है इसे, तो दाहिया या फिर डाहिया कहा जाता है। और मध्य ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इसे दाहिया ही कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न है कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड, कौन सा है? तो इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड है। कब? 17वीं सदी के दौरान द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों, हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो देखते हैं, गीत गोविंद, किताब नवरस, पातशाहनामा, मुंतखब उल तवारीख। तो बात करें अगर गीत गोविंद की, तो इसको किसने लिखा है? जयदेव ने। बहुत फेमस रचना है, जयदेव की रचना यह गीत गोविंद। और ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो गया? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इसमें किताब नवरस किसने लिखा है? तो 17वीं सदी के दौरान लिखा था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा ही क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवता और मुस्लिम सूफी जो थे उन दोनों का गुणगान किया गया है किताब नवरस में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 6वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत
के समान होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, खाली जगह भरना है। तो कह रहे कर्नाटक संगीत में जो अलापना होता है वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किसके समान होता है? तराना, अलाप, तिलान या फिर ताल, किसके समान होता है? किसके समान होता है यह? तो देखिए तलाना हो गया, अलाप हो गया और क्या है, तिलाना। तो यह किसके समान होता है? अलापना। अलापना जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। किसके समान? तो अलाप के समान होता है। बात करें अगर कर्नाटक की तो यहाँ पे यक्षगान। यक्षगान क्या होता है? यक्षगान या क्या शास्त्रीय संगीत, लेकिन यक्ष क्या है? यक्षगान शास्त्रीय नृत्य है। बात करें अगर कि यक्षगान कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कर्नाटक का ही शास्त्रीय नृत्य है यक्षगान। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर, वह कौन है भारतीय वैज्ञानिक और प्रोफेसर जिन्होंने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर क्या किया? शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस हैं, जहांगीर भाभा हैं, सीवी रमन हैं, विक्रम साराभाई हैं। तो यह कौन है जिन्होंने 1921 में, और इन्होंने क्या किया था? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं और फिर संगीत से इनका खास लगाव था। इसके कारण इन्होंने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी में इन्होंने अपना थीसिस प्रस्तुत किया था। रिसर्च कर रहे थे और थीसिस प्रस्तुत किया, और वह किससे संबंधित था? तो संगीत के उपकरणों से संबंधित था। यह कौन थे? तो सीवी रमन। सीवी रमन जो थे, इन्होंने 1921 में लंदन में अपना थीसिस प्रस्तुत किया जो कि संगीत से संबंधित था, और यह फिजिक्स से भी संबंधित थे। कौन? सीवी रमन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 8वां प्रश्न है कि एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। उस उपकरण का नाम पूछ रहा है। क्या है? फावड़ा, रहट, ढेकली या फिर मोट, क्या है? तो देखिए यह साधारण उपकरण जो है जंगली घास को भी काटेगा और मिट्टी को भी ढीला करेगा। तो क्या है? फावड़ा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बाकी अगर हम इन तीनों की बात करें कि रहट, ढेकली और मोट, यह किससे संबंधित हैं? तो तीनों सिंचाई से संबंधित या सिंचाई से, स्पेशली क्या कुएं से सिंचाई होती थी। रहट और ढेकली तथा मोट, ये तीनों कुएं से सिंचाई करते थे लोग, तो इसका प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मानव रोग है जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस या फिर आर्द्र ज्वर। तो कौन सा होगा जो बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, आर्द्र ज्वर। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे टाइफाइड भी, आर्द्र ज्वर को हम क्या कहते हैं? टाइफाइड भी कहते हैं, याद रखिए। और इस बैक्टीरिया का नाम ही क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। इसी बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड या फिर आर्द्र ज्वर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकी देश में वर्ष 2000 में पानी आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? कह रहा है कि साउथ अमेरिकी देश है और वहाँ पे सन 2000 में पानी युद्ध हुआ था। किसके कारण? तो पानी आपूर्ति के निजीकरण को लेकर। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया या फिर पेरू। तो कहाँ पे हुआ था? बोलीविया में। कहाँ पे हुआ था? बोलीविया में हुआ था पानी युद्ध। कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 11वां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछ रहा है। मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर पूछ रहा है, कहाँ पे है? लंदन में है, अकरा में है, नई दिल्ली में है या फिर सिडनी में है? तो कहाँ पे है यह? अपने भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का हेडक्वार्टर। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं 12वें प्रश्न को अपने। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो देखते हैं इस प्रश्न को कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण के बाद, यानी कि 2014 में इन्होंने पहली बार शपथ ग्रहण लिया था, और उसके बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था इन्होंने? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका। तो कौन सा देश है? वह भूटान। इसकी राजधानी क्या होती है? थिम्फू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्रीलंका से संबंधित एक फैक्ट जान लीजिए कि इसको पहले क्या कहते थे? सिलोन कहते थे। श्रीलंका को हम क्या कहते थे? सिलोन के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है?
चीन, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो यह कौन सा राज्य है? नेपाल है। उत्तर प्रदेश का, तो वो भी कौन सा? तो महाराजगंज। महाराजगंज के साथ यह क्या करता है? अपना बाउंड्री शेयर करता है नेपाल। 14वां प्रश्न है, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय है। बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछ रहा है आपसे कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू है, नई दिल्ली है, कोलंबो या फिर ढाका। तो बिम्स्टेक के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है इसका? ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है बांग्लादेश में? टका यहाँ की मुद्रा चलती है। और हम बात करें अगर इसकी बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछा जाता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको जान लेते हैं हम, बिम्स्टेक। अब देखिए बी क्या हो गया कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। क्या होता है? एक बार और सुन लीजिए कि बे ऑफ बंगाल ऑफ इनिशिएटिव फॉर मल्टी, एम से क्या हो गया? मल्टी सेक्टोरल, ठीक है, मल्टी MS मल्टी सेक्टोरल, टी से टेक्निकल हो गया, ई से इकोनॉमिकल हो गया, और सी से क्या हो गया? कोऑपरेशन हो गया, बिम्स्टेक। ठीक है, तो याद रखिए इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। मुद्रा क्या चलता है बांग्लादेश में? टका वहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, 15वें प्रश्न को, कि किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? आप चाहें तो इस प्रश्न का आंसर, आप प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि 23वां जिला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा नंबर का है? 23वां जिला है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब हो गया NCR की बात कर रहा है। NCR की बात कर रहा है कि NCR के 23वें जिले के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है? शामली है, अलीगढ़ है, आगरा है, मथुरा है। तो बात करें हम इसकी, ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए राइट आंसर है, शामली। तो 23वें जिले के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो शामली को शामिल किया गया NCR में। अब जान लेते हैं कुछ NCR के बारे में हम, फैक्ट की NCR क्या है। तो देखिए NCR में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के, यूपी के कितने ज़िले हैं? तो यूपी के 8 ज़िले हैं, जो कि शामली को रिसेंटली शामिल किया गया है। ठीक है, राजस्थान के कितने ज़िले हैं? राजस्थान के कितने ज़िले हैं NCR में? 2 ज़िले राजस्थान के आते हैं। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा की, तो हरियाणा के कितने ज़िले आते हैं? 13 ज़िले हरियाणा के आते हैं यह NCR में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 16वां प्रश्न है, यानी कि माल और सेवा कर, GST की बात, किसकी? यानी कि GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माल और सेवा कर संसदीय संशोधन बिल किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो कह रहे GST को सबसे पहले किस राज्य ने जो है अनुमोदित किया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर बिहार? तो GST को सबसे पहले अगर किसी राज्य ने अनुमोदित किया तो किसने? असम ने अनुमोदित किया था। बात करें कब? तो 12 अगस्त 2016 को, 12 अगस्त 2016 को असम ऐसा राज्य था जिसने GST को सबसे पहली बार क्या अनुमोदित किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वें प्रश्न को। पॉल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? यानी कि पॉल वंश का सर्वप्रथम संस्थापक कौन था? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल? तो यानी कि अगर हम पॉल वंश के संस्थापक की बात करें या पहले राजा की बात करें तो वह गोपाल था। गोपाल ही क्या है? पॉल वंश का संस्थापक गोपाल को कहा जाता है। अब बात करें हम धर्मपाल की, तो इससे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यह धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन अगर पूछे कि पॉल वंश का संस्थापक कौन है तो गोपाल। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न को। 18वां प्रश्न है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है। यानी कि ऐसे बागान जहां पे क्या होती है? बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है, और उसे किस रूप में जाना जाता है? उसको हम किस रूप में जानते हैं? किस खेती के रूप में जानेंगे? निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या रोपड़ खेती? तो निर्वाह खेती क्या होता है कि जैसे आमतौर पर नॉर्मल एक किसान करता है अपनी गुजर बसर के लिए, उसे हम निर्वाह खेती कहते हैं। किचन गार्डन क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हैंगिंग पॉट्स में लगाते हैं हम लोग जो
कि कुछ छोटे छोटे चीज़ें आइटम्स लगा दिए हमने, वो किचन गार्डन हो गया। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती जो कि इसमें सर्वाधिक भूमि का क्या होता है, भूमि का या जंगल का, दोनों का लॉस होता है झूम खेती में। पहले पेड़ों को काट दिया जाता है, घास वहाँ की जो भी चीज़ होती है काटा जाता है उसको, फिर उसको जलाया जाता है, तो उससे क्या होता है, जंगल भी खत्म होते हैं और भूमि की उर्वरता भी खत्म होती है। तो ये हार्मफुल होता है झूम खेती। और नॉर्मली यह कहाँ पे, उत्तर भारत में किया जाता है, पूर्वी भारत में किया जाता है, ईस्ट वाले क्षेत्र में। अब हम बात करें रोपड़ कृषि की, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, रोपड़ कृषि। क्योंकि ऐसे बागानी फसल की यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है कि किस फसल की बात करें, बागानी फसल। और जितनी बागानी फसलें होती है वे कैसी होती हैं, रोपड़ होती हैं। जैसे यहाँ पे आ गया चाय, चाय कैसा है, रोपड़ खेती है। कॉफ़ी कैसा है, तो यह भी रोपड़ के कृषि के अंतर्गत आता है। और काजू भी किसके अंतर्गत आता है, रोपड़ कृषि के अंतर्गत काजू आते हैं। ये तीनों, चाय, कॉफ़ी और काजू, ये किसके अंतर्गत, बागानी फसलें हैं और ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न को। 19वां प्रश्न है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? कि ऐसे नेपच्यून के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम क्या नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी है, मंगल है, प्लूटो या फिर जुपिटर है? तो बात करें अगर कि नेपच्यून के अलावा हम किसको ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर से आसमान से पृथ्वी पर जब देखते हैं तो जल की उपस्थिति के कारण ये कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इसीलिए नेपच्यून के अलावा हम किसे, पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। जुपिटर की बात करें तो ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्या, सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसको हम मंगल या मार्स की बात करें तो इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। क्या, लाल ग्रह कहा जाता है। CH4 की उपस्थिति के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा CH4 पर मीथेन पाया जाता है और इसीलिए इसको क्या, लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से हम मंगल को जानते हैं। और मंगल, मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, तो इन दोनों के बीच में ही क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वलय पाए जाते हैं। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? यानी कि निष्क्रिय गैस मतलब नोबल गैस की बात करें। किसकी बात कर रहा है यह? नोबल गैस। इनमें से कौन सा जो है नोबल गैस नहीं है? तो देखते हैं नोबल गैस की अगर बात करें, कितने नोबल गैस है? 7 नोबल गैस होते हैं। कितने? 7 होते हैं। अब इनमें से देखिए, क्रिप्टॉन है, ऑर्गन है, जिनोन है और क्लोरीन है। तो क्रिप्टॉन KR से इसको डिनोट करते हैं, आर्गन AR, और जिनोन यानी ZN से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं जिनोन को, ZN नहीं बल्कि ZE से। अब हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या होता है? तो यह क्लोरीन जो है यह क्या है, नोबल गैस नहीं है, निष्क्रिय गैस नहीं है। और हम जान लेते हैं इसमें क्रिप्टॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, जिनोन, 3 की तो बात कर ली। अब जानते हैं और 4 कौन हैं जो कि क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं। तो बात करें हम इसकी रेडॉन की। रेडॉन क्या है? तो यह भी क्या है, एक नोबल गैस है, रेडॉन। एंड उसके बाद से हम बात करें, ऑर्गन भी है, नियॉन की बात करें, नियॉन क्या है? तो यह भी नोबल गैस है। उसके बाद से हम बात करें ऑग्नेशन की, तो यह भी क्या है, और नोबल गैस। और हीलियम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हीलियम, यह भी क्या है, हीलियम भी एक नोबल गैस है। क्रिप्टॉन, ऑर्गन, जिनॉन, रेडॉन, नियॉन, ऑर्गेनेशन एंड हीलियम, यह 7 जो है क्या है, नोबल गैस हैं। याद रखिएगा, नंबर भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि नोबल गैसेस कितनी हैं। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। यहाँ पे आपको ब्लैंक है, भरना है। गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं, इनकी पूछ रहा है कौन है गुलाबी गैंग के संस्थापक? जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हित के लिए कार्य करता है, इनकी महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है गुलाबी गैंग। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। और इसके संस्थापक कौन हैं? संगीता पॉल देवी हैं, संपत पॉल देवी हैं, शीला पॉल देवी हैं या फिर निशी चौधरी हैं? तो कौन है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, संपत पॉल देवी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश और इस गुलाबी गैंग की स्थापना करी, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए क्या करता है, काम करता है। स्थापना बात करें इस गुलाबी गैंग की, कब हुई थी? संपत पॉल देवी ने कब किया था? सन 2006 में। ईयर याद रखिएगा क्योंकि स्टैटिक में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 22वां प्रश्न देखते हैं। मुरादाबाद किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि मुरादाबाद जो है किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना उच्च स्थान बनाया है? तो किसके लिए फेमस है? देखते हैं, तांबा है, पीतल है, हीरा या फिर स्टील है? तो मुरादाबाद को हम किस नाम से? पीतल कार्य के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में पीतल के काम के लिए जाना जाता है। अगर बात करें इसको, मुरादाबाद को अगर हम विश्व लेवल पे किस नाम से जानते हैं, तो पीतल नगरी के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? पीतल नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीतल का ही काम बहुत अच्छे से होता है।
आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 23वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का जो है अनुमति दिया था? सऊदी अरब है, भारत है, न्यूजीलैंड है या रूस है? तो सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान या वोट देने की अनुमति अगर किसी देश ने दी, वह कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। कब दिया था? तो देख लीजिए 1893 में। कब दिया था? 1893 में दिया था। और यह वह डेट है जो कि इस साल बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे कि 1893 में क्या हुआ, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए। इसी साल विवेकानंद शिकागो गए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए। और इसी साल 1893 में ही अरविंद घोष, जो कि क्या बन गए थे, सन्यासी बन गए थे, हिमालय पर जाकर वह भारत की राजनीति में फिर से दोबारा आकर के क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न हमारा, भारत में अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, अली बंधुओं का नाम ही पूछ लेता है, तो कौन है? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन? तो किस आंदोलन का? तो खिलाफत आंदोलन का इन्होंने कब? 1919 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ और इसका नेतृत्व किया। चला कब तक? 1922 तक यह चला था। किसके लिए? तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में इन्होंने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। भारत छोड़ो की बात करें, कब हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में पूछ रहा है किसका विवरण दिया गया है? तो देखते हैं, मूल अधिकार, भाग 3। मूल अधिकार किसमें है? तो भाग 3 में है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संघ की न्यायपालिका और संसद, तो संसद किस में है? आर्टिकल 79 में है संसद। ठीक है, अब देखते हैं कि कह रहे भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को दिया गया भाग 4 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26वां प्रश्न है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो देखते हैं, काली मिट्टी को हम और किस किस नाम से पुकारते हैं? रेगुर है, ह्यूमस है, बांगर है और क्रिस्टलीय है। तो किस नाम से जाना जाता है? देख लेते हैं हम। रेगुर, काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगुर कहते हैं। पूछता है किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो किसमें? काली मिट्टी में जल धारक क्षमता, यानी कि जल को अब अपने अंदर समाहित करने की क्षमता काली मिट्टी में ज़्यादा होती है। इसको रेगुर कहते हैं और इसको इंटरनेशनल लेवल पे चरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं? चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं इसी काली मिट्टी को, या फिर इसी काली मिट्टी को हम रेगुर भी कहते हैं। बात करें अगर बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी तो यह क्या कैसी है? पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से। और यहीं पे एक प्रश्न और बनता है कि नई जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? तो नई जलोढ़ को हम खादर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से। और यह प्रश्न दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बांगर को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। और नई जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? खादर को हम नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 27वें प्रश्न को देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? तो आपसे पूछ रहा है कि कैसा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, नाम ही है इसमें। तो यह एक कृषि विश्वविद्यालय है और पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? लखनऊ में है, पंतनगर में है, मेरठ में है, सहारनपुर में है? तो कहाँ पे है यह? मेरठ में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 28वां प्रश्न है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21A में है। कब है? आर्टिकल 21A में है। ऐड कब किया गया था इसमें? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको आर्टिकल 21A में डाला गया था। निजी संपत्ति का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 301 में है। ठीक है, अब अगर बात करें हम प्रश्न की कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण है? तो ऑप्शन ए राइट है, गुलामी से स्वतंत्रता। उनतीसवां प्रश्न है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को
पारिस्थितिकी और अस्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 17 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न पूछा है कि आपसे इक्वेटर पुरस्कार जो है किसे दिया गया था 2017 में? स्माइल फाउंडेशन को, प्रथम को, स्वयं शिक्षण प्रयोग को या फिर सम्मान फाउंडेशन को? तो किसे दिया गया था? स्वयं शिक्षण प्रयोग को दिया गया था 17 में इक्वेटर पुरस्कार। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष जो है किसका मापन करता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का या भार का? तो प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है क्या? प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम। 31वां प्रश्न है कि मनुष्य की आंख का रंग आंख के जो है किस स्थिति पर या फिर किस पर डिपेंड करता है कि मनुष्य का आंख क्या होगा? काला होगा, भूरा होगा, नीला होगा? यह किस पर डिपेंड करता है? किसके रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? आइरिस पर, कॉर्निया पर, फेस पर या फिर लेंस पर? तो किस पर डिपेंड करता है मनुष्य की आंखों का रंग? कि आंख का रंग क्या होगा? काला होगा। बहुत लोग का आंख का रंग क्या होता है? काला होता है, भूरा भी होता है और कैसा होता है? तो नीला भी होता है। कैसा होता है? नीला होता है। तो यह किस पर डिपेंड करता है कि आंखों का कलर कैसा होगा? आइरिस पर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। किस पर? आइरिस पर, याद रखिएगा। बात करें अगर दान की, तो दान क्या किया जाता है? आंखों में आंख अगर कोई डोनेट करता है तो क्या? ये कॉर्निया डोनेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31वें प्रश्न को। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हम ऑप्शन डी से देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के फर्स्ट यानी कि पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बीजी तिलक की अगर हम बात करें, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गीता रहस्य, क्या लिखा है? गीता रहस्य ना, इनका बुक है ये, और ये बहुत बार पूछा जाता है गीता रहस्य किसकी रचना है? तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है। और इन्होंने केसरी और मराठा 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। और हम बात करें कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा? तो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 32वां प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी के नाम से जाना जाता था? यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसको 6ठी सदी में क्या किस नाम से? चेदी के नाम से बुलाया जाता था? बुंदेलखंड है, अवध है, अंग है या फिर अवंती है? तो इसको ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बुंदेलखंड को हम 6ठी सदी में किस नाम से जानते थे? तो चेदी के नाम से जानते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 33वां प्रश्न है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सबसे पहले हम संस्थापक देख लेते हैं कि मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसका लड़का क्या हुआ? बिंदुसार। कौन हुआ? तो बिंदुसार। और इस बिंदुसार का लड़का कौन हुआ? अशोक। अशोक। ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कैसे याद रखेंगे इनको भाई? तो अशोक के माथे पे क्या था? चंद्रबिंदु था। बस याद रखिए कि अशोक के माथे पे क्या था? चंद्रबिंदु। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी, फिर उसका लड़का कौन हुआ? बिंदुसार हुआ, और बिंदुसार का लड़का अशोक। अगर अंतिम इसके मौर्य वंश के अंतिम शासक की हम बात करें तो कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो था वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसकी हत्या किसने? इसके ही मंत्री जो कि पुष्यमित्र शुंग था, इसी ने इसकी हत्या करके और शुंग वंश की नींव डाली। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 34वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि जो थे प्राचीन भारत में, उनका आश्रम जामनिया में था और वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? बस आपसे पूछ रहा है कि जामनिया जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, जो कि वहाँ पे किसका आश्रम था? जमदाग्नि ऋषि का। तो लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी या फिर सीतापुर? तो यह जामनिया वर्तमान में गाजीपुर, कहाँ पे? गाजीपुर में है। अच्छा, इस गाजीपुर में क्या सबसे किसके लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर? तो यहाँ पे अफीम की खेती सर्वाधिक होती है। किसकी? अफीम की खेती, इसके लिए ही फेमस है यह गाजीपुर। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है यूपी स्पेशल में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 35वां प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी?
तो कहाँ पे किया था? मथुरा में, काशी में, कन्नौज में या फिर हरिद्वार में। तो आप लोगों को अगर हर्ष के बारे में अगर पता, आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा हो या फिर वर्धनवर्ष के बारे में पढ़ा हो तो पता होगा कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से, हरियाणा के थानेश्वर से कहाँ पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। और यहीं पर इसी कन्नौज में ही, कन्नौज को किस नाम से? इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी इत्र नगरी में या फिर कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 36वां। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो द्वारका प्रसाद हैं, विशन नारायण है, रघुपत सहाय हैं या फिर नवल किशोर हैं। तो उर्दू शायरी करते थे और इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता था। और वो कौन है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, रघुपति सहाय को उर्दू शायरी करने के लिए इन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता था। तो यह थे आज के हमारे 36 प्रश्न। ना सिर्फ 36 बल्कि एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको आज की क्लास में करवा दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।